हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि 10th की फिजिक्स चल रही है, इससे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करें तो आपको बता दें, इस वीडियो में बेटा हम लोग पढ़ेंगे माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम के अपवर्तनांक के बाद हम पढ़ेंगे बेटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, तरंग दैर्घ्य क्या होगी, और फिर हम जानेंगे बढ़िया से लेंस के बारे में। लेंस किसे कहते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर बेटा हेडिंग रहेगी माध्यम का अपवर्तनांक। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो हेडिंग डाल लें माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक की अगर हम बात करें तो अपवर्तनांक बेटा किसी भी माध्यम के लिए वह आंकिक मान होता है जो यह बताता है कि वह वायु के सापेक्ष कितना सघन या विरल है। यहाँ पर हम कह सकते हैं किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह आंकिक मान है, आंकिक मान है जो हमें यह बताता है कि वह माध्यम वायु के सापेक्ष कितना सघन है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक हमें यह बताता है, मतलब अपवर्तनांक जो है आंकिक मान है जो हमें बताता है कि वह माध्यम वायु के सापेक्ष कितना सघन है। अब इसे हम बेटा किससे लिखते हैं, तो इसे n से, या इसको n से और म्यू से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसको n से या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो ये माध्यम के अपवर्तनांक की बात हो गई। यहीं पर आता है बेटा सापेक्ष अपवर्तनांक। हेडिंग क्या रहेगी, सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहते हैं, तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है बेटा, किसी माध्यम के किसी माध्यम का कर लीजिए, किसी माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, किसी माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कहलाता है, कहलाता है। जैसे किसी माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे अगर हम बोलें, मान लेते हैं, माना पहला माध्यम वायु है, क्या है, पहला माध्यम वायु है, ठीक है, और दूसरा कांच है।
दूसरा कांच है। अब अगर पहला माध्यम बेटा वायु है, दूसरा कांच है, तब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिखना है तो वायु को हम बेटा किससे लिखते हैं? तो वायु को लिखते हैं स्मॉल ए से प्रदर्शित कर सकते हैं। वायु मतलब ए यानी कि एयर, तो वायु को स्मॉल ए से। कांच को, तो कांच को बेटा हम प्रदर्शित करते हैं ग्लास यानी कि जी से प्रदर्शित कर सकते हैं, जी से प्रदर्शित कर सकते हैं, जी से प्रदर्शित कर सकते हैं। तब अपवर्तनांक किस तरीके से लिखेंगे? तो ANG, ये हो गया, ये हो गया। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये हो गया। इसी प्रकार अगर हमारा बेटा पहला माध्यम कांच हो, पहला माध्यम कांच, दूसरा बोले जल, ठीक है। कांच को G से प्रदर्शित करेंगे, जल को बेटा W से प्रदर्शित करेंगे। अगर सपोज करो कि पहला माध्यम बेटा, पहला माध्यम हमारा, पहला माध्यम, दूसरा भी वायु ले लेते हैं, दूसरा क्या ले लेते हैं? पहला माध्यम कांच ले लिया, कांच के लिए हम दिखा चुके हैं, कांच के लिए दिखा चुके हैं, तो अब यहाँ जल ले लेते हैं। पहला माध्यम वायु रहा और दूसरा माध्यम हो गया जल। पहला माध्यम वायु रहा, दूसरा माध्यम बेटा हो गया हीरा। अगर इस तरीके से कोई भी हो, मतलब वायु के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हमें प्रदर्शित करना हो तो हम इजीली कर सकते हैं। बेटा वायु जल, तो यहाँ पर जल के लिए W, जल के लिए W, तो ANW हो जाएगा। वायु के सापेक्ष हीरा, तो वायु हीरा डायमंड D कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बेटा वायु के सापेक्ष किसी भी माध्यम को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो उस माध्यम का जो भी नाम है उसको बाद में लेके आएंगे, ए पहले लिख लेंगे। अगर हम यहीं पर निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करें, निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करें, निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक हमने देख लिया। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक AND, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक हो, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक हो, द्रव को लिक्विड से लिख देंगे तो यहां लिख देंगे ANL, इस तरीके से। अब अगर हम निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करें, सपोज करिए हम बोलें कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक। अब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक तो कैसे लिखेंगे? बोले कांच के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष उसको पहले, जिसका अपवर्तनांक उसको बाद में, GNA, वो कितना होगा? तो 1/ANG के बराबर होगा बेटा। यही है आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष को समझ लीजिए, हमें जिसके सापेक्ष बोला जाए, लिखने का तरीका, हमें जिसके सापेक्ष बोल दिया जाए उसको पहले लिखना है। जैसे वायु के सापेक्ष सभी अपवर्तनांक दिए होते हैं, जनरली आपको अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का दिया जाएगा वो वायु के सापेक्ष ही होगा। जैसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG हो गया, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW हो गया, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक AND हो गया, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक ANL हो गया। अगर हम इसी को निकालें कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो वो कांच के सापेक्ष पूछ रहा है, कांच को पहले लिखिए वायु को बाद में, यानी कि GNA हो जाएगा। वो कितना होगा? तो बेटा जो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है उसके व्युत्क्रम को बोलते हैं
निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो यहां से ये हो गया कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक हो जाएगा ANG। अगर हम यहीं पर बोलें जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष वायु का, तो जल के सापेक्ष वायु का क्या हो जाएगा, जल के सापेक्ष वायु का कितना होगा बेटा, ANW हो जाएगा, ANW हो जाएगा। अगर इसी तरीके से हम बोले कि हीरे के सापेक्ष हमें वायु का अपवर्तनांक चाहिए तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा DNA इक्वल 1/ANT। इस तरीके से जो भी अपवर्तनांक हम ज्ञात करेंगे हमें मिल जाएगा। अगर यहां से हम बेटा एक चीज को और देख लें, इसका बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हो जाएगा ANG इंटू GNA इक्वल कितना आएगा, 1 आएगा। ANG इंटू GNA इक्वल 1, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इंटू कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, इन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो आपका 1 प्राप्त होगा, आपका 1 प्राप्त होगा। इसी तरीके से अगर हम इसको देखते हैं तो हमें मिल जाएगा ANW इंटू WNA इक्वल 1 मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं AND इंटू DNA इक्वल 1 मिल जाएगा। ये तो सिर्फ 2 माध्यमों की बात थी, ये तो सिर्फ 2 माध्यमों की बात थी। अगर इसी में आपके कोई 3 माध्यम हो, मान लीजिए पहला वायु है, पहला वायु है, दूसरा कांच है, दूसरा कांच है, पहला वायु, दूसरा कांच, दूसरा कांच, दूसरा कांच हो गया, ठीक है। तीसरा जल, तीसरा जल, तीसरा जल, तीसरा जल हो गया। अब इनको कैसे लिखेंगे, बोले वायु को हम लिख सकते हैं A से, कांच को लिख सकते हैं G से, अच्छा जल को लिख सकते हैं W से। तो इसके अपवर्तनांकों में क्या संबंध होगा, तो यहां पर हमारे पास आएगा क्या, ANG। अच्छा इसको लिखने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप क्या करिए, सबसे अच्छा अपवर्तनांक जो बिल्कुल विरल माना जाता है, सबसे अच्छा होता है वायु। वायु में प्रकाश की चाल सबसे अच्छी होती है। यहां पर आप यह भी ध्यान रखना, जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। इस बात को थोड़ी देर बाद हम लोग समझेंगे। यहां से अभी देख लीजिए, वायु के अपवर्तनांक यानी कि वायु सबसे अच्छा माना जाता है, उसके बाद में जल, उसके बाद में कांच या जल। किसको मानेंगे, कंटिन्यू आपके पास 3 माध्यम है, कंटिन्यू आपके पास 3 माध्यम है। आप कैसे कर सकते हैं इसका कंटिन्यू, ANG इंटू GNW इंटू आपका हो जाएगा बेटा WNA। पहले से दूसरे, ये नंबर 1 पर है, ये नंबर 2 पर है, ये नंबर 3 पर है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कंटिन्यू आप नंबर डाल दीजिए और नंबर के हिसाब से आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्या, 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 इक्वल 1। इस तरीके से आपका आएगा, इस तरीके से आपका आएगा। इसी तरीके से आपको एडजस्ट कर देना है। 1 हमारा पहला कौन सा है, वायु, तो 1n2 हो गया, 2n3 हो गया, 3n1 हो गया, इक्वल कितना रहेगा, 1 रहेगा। इस तरीके से यहां पर हमें यह संबंध मिल जाता है। अब हम बात करेंगे कि किसी माध्यम में, ये तो माध्यम के अपवर्तनांक हो गए, सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेटा कि किस माध्यम का अपवर्तनांक जो है, यानी कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है, यानी कि प्रकाश की चाल जो है क्या माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। तो बेटा प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है वायु या निर्वात में, जिसको हम बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको साफ कर दें बेटा, इसको साफ कर दें। चलिए अब हम बात प्रकाश की चाल की करेंगे, प्रकाश की चाल की माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भरता।
तो अपवर्तनांक में ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि अपवर्तनांक क्या है। तो अपवर्तनांक बेटा किसी भी माध्यम के लिए वह आंकिक मान है जो यह बताता है कि वह माध्यम वायु के सापेक्ष कितना सघन है। सघन का मतलब जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी, विरल का मतलब जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। ठीक है, अगर कोई भी दो माध्यम आपको दिए जाएं और उसमें पूछ लिया जाए कि आप बताइए कि बेटा इसमें किस माध्यम में प्रकाश की चाल कैसे होगी, कम होगी या ज्यादा, उसी चीज को हम लोग यहां पर समझेंगे। तो यहां पर है बेटा, हेडिंग रहेगी आपकी माध्यम के अपवर्तनांक व प्रकाश की चाल में संबंध। माध्यम के अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है? तो बेटा यहां पर किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल C तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल V, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल मान लेते हैं V है, के अनुपात के बराबर होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल C तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि अगर हम मान लें बेटा कि हमारे पास वायु की बात की गई और किसी माध्यम की बात की गई, माध्यम को हमने मान लिया कि कांच है। क्या है? माना दूसरा माध्यम कांच है। दूसरे माध्यम को हमने क्या मान लिया बेटा? कांच मान लिया। कांच मान लिया तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा? तो इसका अपवर्तनांक हो जाएगा बेटा ANG। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG इक्वल क्या लिख सकते हैं बेटा? हमें निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। अब कांच में प्रकाश की चाल हो गई और निर्वात में प्रकाश की चाल हो गई। अच्छा, निर्वात में प्रकाश की चाल का मान हमें पता होता है, निश्चित होता है। कितना होता है बेटा? तो ANG इक्वल निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड होती है, अपॉन में B हो गई। यहां से अगर हम देखते हैं तो यहां से ये मान तो निश्चित है। अगर ये मान निश्चित है तो हम कह सकते हैं बेटा, कह सकते हैं V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द N। यानी कि यहां से आप समझिए, इसको बेटा इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, यानी कि V इक्वल हो जाएगा 3 × 10⁸ और अपॉन हो जाएगा ANG। यहां से ये आपका नियतांक है, इसको छोड़ दें तो हम यहां से ये बात समझ में आती है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल उस माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि अतः हम लिख सकते हैं यहां पर, अतः किसी माध्यम में प्रकाश, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल उस माध्यम के
अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? तो मतलब बेटा ये है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। क्या मतलब है? जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। अब इसी लॉजिक को आप लगा दीजिए। जैसे हमने बोला कि वायु, तो वायु का अपवर्तनांक बेटा होता है 1। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1। अच्छा, कांच का अपवर्तनांक? बेटा कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5 या इसी को लिखते हैं 3/2। अच्छा, इसके बाद में बेटा जल का अपवर्तनांक, तो जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, इसी को लिखते हैं 4/3। ये अपवर्तनांक जनरली आपको याद होने चाहिए और दिए भी होते हैं। इनसे कभी आप नहीं घबराना कि ये हमें दिया नहीं होगा, लेकिन ये आपको कभी नहीं दिया होगा, इसको आप ध्यान में रखना। ठीक है। अब बोले ये तो वायु, कांच और जल के अपवर्तनांक हो गए। अब हम आपसे बेटा पूछें कि ये बताओ प्रकाश की चाल वायु में, ठीक है, प्रकाश की चाल कांच में, प्रकाश की चाल बेटा जल में, किस में अधिक होगी और किस में सबसे कम होगी? तो आप इस बात को ध्यान रखना कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। तो बेटा माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम किसका है? वायु का। सबसे कम किसका है? वायु का। इसका मतलब है कि वायु में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगी, ये सबसे ज्यादा होगी। ठीक है। उसके बाद में अपवर्तनांक आपको किसका कम मिल रहा है? तो 1.33, ये 1.50 कर सकते हैं इसको। बेटा ये आपका ज्यादा है, ये कम है। इसका मतलब है कि बेटा BW BG से बड़ा होगा। मतलब ये है सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल वायु में होगी, उससे कम होगी जल में और सबसे कम होगी कांच में। ये प्रकाश की चालों में संबंध आता है। अच्छा, इसके बाद में यहीं पर एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि किस रंग के लिए माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है या सबसे कम होता है। अब किस रंग के लिए माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक या कम होता है? तो यहां पर देख लीजिए, रंगों के लिए माध्यम का अपवर्तनांक, रंगों के लिए माध्यम का अपवर्तनांक। तो बेटा रंग में जनरली कौन सा आता है? तो लाल रंग आता है। क्या आता है? लाल रंग आता है। तो लाल रंग, लाल। फिर बोले एक बैगनी। ये दोनों आपको याद होने चाहिए, लाल और बैगनी। लाल रंग के लिए माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, माध्यम का अपवर्तनांक होता है उसको NR से प्रदर्शित करते हैं। बैगनी रंग के लिए जो अपवर्तनांक होता है उसको NV से प्रदर्शित करते हैं। R फॉर रेड, V फॉर वायलेट। तो यहां से लाल रंग के अपवर्तनांक को NR से प्रदर्शित करते हैं, बैगनी रंग के अपवर्तनांक को NV से प्रदर्शित करते हैं। ये वायु के सापेक्ष रहते हैं, इसलिए यहां पर ANR भी लगा सकते हैं और ANV भी लगा सकते हैं। जनरली हम लिख देते हैं NR और NV से। अब बोले कि ये बताओ इनमें से बड़ा कौन सा होगा? इसके अलावा भी तो रंग हैं, लेकिन इनमें से कौन सा बड़ा होगा उसकी बात। तो बेटा जिस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगी उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। इस बात को अभी समझ लीजिए, इसको भी अभी हम प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे बेटा? तो लाल रंग का अपवर्तनांक कम होगा, बैगनी रंग का अपवर्तनांक ज्यादा होगा।
क्योंकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं एन वी इज ग्रेटर देन एन आर, एन वी इज ग्रेटर देन एन आर। अब क्यों होगा उसको समझते हैं, अब क्यों होगा उसको समझते हैं। थोड़ा इसको साफ करें बेटा। किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ठीक है, ये आपका मेन इक्वेशन है, ये आपका मेन इक्वेशन है, इसको आप ध्यान रखना। इससे आपके न्यूमेरिकल लगेंगे, इससे आपके न्यूमेरिकल लगेंगे, मतलब आप इससे जानेंगे कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी। चलिए इसको थोड़ा साफ करें बेटा, थोड़ा साफ करें। थोड़ा साफ करें इसको। अब हम बात कर लेते हैं बेटा अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल। जब बात हो रही है तो हमने बेटा पढ़ा है क्या? बोले सी, यानी कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल सी बराबर कितना पड़ा है? न्यू और लेमडा, न्यू और लेमडा, न्यू और लेमडा। न्यू क्या है? न्यू क्या है? न्यू बेटा आवृत्ति है। क्या है? आवृत्ति है। ठीक है, ठीक है, आवृत्ति है, आवृत्ति है। इसके बाद में लेमडा क्या है? तो लेमडा बेटा तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य है। लेमडा आपकी तरंग दैर्घ्य हो गई और आवृत्ति न्यू आपकी आवृत्ति हो गई। न्यू को जनरली हम एफ से भी लिख देते हैं या एन से भी प्रदर्शित कर देते हैं। एन यहाँ पर माध्यम के अपवर्तनांक के लिए प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए एन को ना लिखते हुए हम एफ तक ही कहानी को सीमित रखते हैं। ये आवृत्ति हो गई। अब बोले देखो प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, चाल बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। अगर वायु प्रकाश में प्रकाश की चाल जो है वायु में अगर इतनी है तो किसी माध्यम के लिए किसी माध्यम के लिए तो किसी माध्यम के लिए मान लेते हैं कांच, तो कांच के लिए क्या होगा? कांच के लिए न्यू और लेमडा डैश होगा, कांच के लिए न्यू और लेमडा डैश होगा। अगर यहाँ पर इन दोनों में हम कुछ संबंध लगाएं तो अभी जो हमने संबंध पढ़ा है वही लगा दीजिए बेटा। क्या? एन इक्वल हमने पढ़ा है ए एन जी, एन इक्वल हमने पढ़ा है क्या? सी अपॉन वी जी। कांच बेटा ये कांच है, ये कांच है, ये कांच है, ध्यान रखना। कांच के लिए हम बात कर रहे हैं, कांच के लिए बात करेंगे, इन दोनों के मान रखेंगे तो एक का मान है बेटा क्या? न्यू लेमडा, न्यू लेमडा, न्यू लेमडा, न्यू लेमडा, न्यू लेमडा अपॉन बीजी। बीजी का मान कितना है? तो न्यू लेमडा डैश, न्यू लेमडा डैश। न्यू से न्यू कैंसिल, क्योंकि आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश के अपवर्तन में आवृत्ति नहीं बदलती है, इसलिए न्यू से न्यू कैंसिल हो गया। ए एन जी इक्वल क्या होगा? क्या होगा? लेमडा अपॉन लेमडा डैश। यहां से अगर हम देखते हैं, यहां से देखते हैं हम तो हम कह सकते हैं लेमडा डैश, लेमडा डैश इक्वल आपका ये मेन इक्वेशन है, ध्यान रखना। इससे भी आपके न्यूमेरिकल लगते हैं और पूछ लिया जाता है। यहां से आप लिख सकते हैं क्या? लेमडा अपॉन ए एन जी, ए एन जी। यहां से लेमडा क्या है? लेमडा बेटा निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। लेमडा क्या है? निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है, या वायु में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। अब हम अगर सीधा सीधा यहां से देखें तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि लेमडा डैश प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि ये कांच में होगा, कांच में होगा, इसलिए हमने डैश से प्रदर्शित इसको कर रहे हैं। आप कांच जी भी लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनल होगा क्या? ए एन जी। यानी कि हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि बेटा जिस किसी माध्यम की जो तरंग दैर्घ्य है, सॉरी प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है किसी माध्यम में, तो किसी माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य उस माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा
जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा तरंग दैर्घ्य उसमें कम होगी, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसमें तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी। यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं ANG इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ डैश, यानी कि लैम्डा डैश। तो हम बोल सकते हैं क्या, हम बोल सकते हैं बेटा कि माध्यम का अपवर्तनांक जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी उसका अपवर्तनांक कम होगा, और जिस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। लाल रंग के लिए तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है इसलिए अपवर्तनांक कम होता है। बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है इसलिए अपवर्तनांक उसका ज्यादा होगा। यहां से हम बोल सकते हैं लैम्डा लाल इज ग्रेटर देन लैम्डा बैगनी, इसलिए हम कहते हैं क्या NB इज ग्रेटर देन NR, इसीलिए बेटा हम बोल देते हैं NV इज ग्रेटर देन NR। तो ये था आज का बेहतरीन सा टॉपिक माध्यम के अपवर्तनांक और माध्यम में प्रकाश की चाल, निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होते हैं। इस तरीके से किस माध्यम का अपवर्तनांक किस रंग के लिए ज्यादा होगा और किस रंग के लिए कम होगा, तो यहां से एक पर्टिकुलर हमने आपको संबंध बता दिया। आप इन संबंधों के आधार पर जान सकते हैं कि किस कलर के लिए माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, किस रंग के लिए प्रकाश की चाल अधिक होगी, किस माध्यम में या किसी माध्यम का अपवर्तनांक कितना है तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी। अच्छा, किसी पर्टिकुलर माध्यम में किस रंग की तरंग की चाल ज्यादा होगी या कम होगी। इस तरीके से हम इन समीकरणों के आधार पर, इन बातों के आधार पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। पर्टिकुलर 2 बात आप लोग समझ लीजिए, खूब मन में बैठा लो भैया। जिसको मन में आपने बैठाया क्या पता उसने आपका साथ दिया या ना दिया, लेकिन जरा इसको मन में बैठा के देखो। आपको 2 बातें ध्यान रखनी है बेटा। क्या? जिस प्रकाश तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी उसके लिए माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी उसके लिए माध्यम का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। अब बेटा माध्यम के अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में, तो बेटा प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रांपाती होती है। यानी कि हम कह सकते हैं जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। इस तरीके से ये बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि नया वीडियो जब भी आएगा आप तक पहुंचेगा। लेकिन पहुंचेगा तभी जब आप बढ़िया से बेल आइकन को प्रेस करेंगे ऑल नोटिफिकेशन पर, तो आपके पास बेहतरीन सा सबसे पहले वीडियो पहुंचेगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।